हाँ जी, चैप्टर 12 कंपनी से रिलेटेड जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, जो कंपनी को डील कर रहे होते हैं, उनको हम देखेंगे इसमें। बैकग्राउंड ये है कि अभी हम बात पहले पढ़ चुके हैं कि कंट्रोल ऑफ द कंपनी और जो ओनरशिप है वो अलग अलग हो गई। अब कंट्रोल बेसिकली किसके पास है? डायरेक्टर्स के पास या मैनेजमेंट के पास, जबकि ओनरशिप जो है वो बेसिकली शेयर होल्डर्स के पास है। अब डायरेक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो डायरेक्टर्स जो हैं उनको हम कहते हैं कि दे प्ले अ रोल ऑफ स्टीवर्ड्स, गडरिए का रोल प्ले करते हैं। वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? कंपनी के जो एसेट्स हैं उनको उन्होंने सेफ गार्ड करना है, उनका मिस यूज नहीं करना, उनको इस तरह से यूटिलाइज करना है कि शेयर होल्डर को वो प्रॉफिट अर्न करके दें। कंपनी के एसेट्स जो हैं उनको अपने मकसद के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यूज नहीं करना। इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्टेन लॉज एंड रेगुलेशंस हैं जो कि कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। वो लॉज एंड रेगुलेशंस जो हैं वो कौन बना रहा होता है? रेगुलेटरी बॉडीज हैं डिफरेंट। फॉर एग्जांपल हम एसीसीए की बात करें तो अकाउंटेंट्स के लिए उन्होंने कोड ऑफ एथिक्स डेवलप किया। एथिक्स के चैप्टर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अकाउंटेंट्स के लिए या ऑडिटर्स के लिए उस कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना जरूरी है। कंपनी लेजिस्लेशन, जो लोकल लॉ होता है, जैसे यूके का कंपनीज एक्ट है 2006, वो डील कर रहा होता है कि एक कंपनी जो है उसने कौन कौन से लॉज हैं उनको फॉलो करना है। इंटरनेशनल रेगुलेशंस हैं, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो करना है। एक सर्टेन आइटम को एसेट डील करना है, एक्सपेंस डील करना है, लाइबिलिटी किस तरह से रिकॉग्नाइज करनी है, ये सारी गाइडलाइंस जो हैं आईएफआरएस ने प्रोवाइड की, जिसे कंपनी के लिए फॉलो करना जरूरी है। अब कंपनी लेजिस्लेशन में जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस, कि अगर कंपनी उन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती तो उसको क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या नतायज भुगतना पड़ेंगे। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उन लेजिस्लेशंस को फॉलो करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल एक लॉ एम्बिगुअस है, क्लियर नहीं है, तो फिर कंपनी जो है वो उस सूरत में क्या करे। अब रेगुलेटरी बॉडीज की बात करें तो यूके की बात करें तो सबसे पहले है कंपनीज हाउस। पाकिस्तान में बात करें तो SCCPS, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो उनकी डिफरेंट रेगुलेशंस होती हैं। या कोई कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में अगर रजिस्टर होना चाहती है तो स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग रूल्स होते हैं। अब रेगुलेटरी बॉडी जो है वो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज होगी, उनके जो लिस्टिंग रूल्स हैं वो कंपनी फॉलो करेगी तो स्टॉक एक्सचेंज में उसको लिस्ट किया जाएगा। कंपनीज आर यूजली रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू दीज बॉडीज। तो जो कंपनी है उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि वो इनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करे। इन एडिशन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज में आल्सो हैव टू रिटेन एंड सबमिट सर्टेन की डॉक्यूमेंट्स। अब इनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि सर्टेन डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट किए जाएं और उनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रिटेन किया जाए। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इनवाइसेस की, तो हो सकता है कि ये रिक्वायरमेंट हो कि 5 साल तक उनके पास रहें, कंपनी जो है उनको डिस्ट्रॉय ना करे, अपने पास रखे। अब वो क्या अदर डॉक्यूमेंट्स क्या है? रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर, जिसमें शेयर होल्डर्स के नाम लिखे होते हैं। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें डायरेक्टर्स के नाम और उनके एड्रेसेस और जितने शेयर्स हैं उनके पास उसकी डिटेल होती है। तो ये अदर डॉक्यूमेंट्स हैं। तो 3 मेन चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की: फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स या मेंबर्स, और रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनीज हाउस यूके को, कंपनीज के लिए लाजमी है, मैंडेटरी है कि वो क्या करें, उसको सबमिट करें। उसके बाद जो दूसरी रेगुलेटरी बॉडी है वो है टैक्स अथॉरिटीज, कंपनीज एज वेल। तो टैक्स अथॉरिटीज जो है, आपने कंपनी ने क्या करना होता है, अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है, कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न्स हैं, वो फाइल करनी होती हैं। वैट रिटर्न्स जो है, अब रिटर्न क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जिसपे वो अपनी इनकम टैक्स कंपनी खुद से कैलकुलेट करके, सॉरी, कॉर्पोरेशन टैक्स वो सबमिट करती है। तो इसके अलावा अगर वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, या जिसको हम सेल्स टैक्स भी कहते हैं, तो जो उसकी वैट की इनपुट और आउटपुट वैट है उसकी डिटेल
वो भी जो है वो टैक्स अथॉरिटीज को सबमिट करनी होती है। फिर इसके अलावा वैट की रिक्वायरमेंट जो है वो टैक्स अथॉरिटीज की ये रिक्वायरमेंट है कि इनवाइस जो है उसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स लिखा होना चाहिए, और इनवाइसेस को भी एक सर्टेन टाइम पीरियड तक कंपनी को अपने पास रिटेन करना होता है कि फ्यूचर में अगर ऑडिट होता है तो टैक्स अथॉरिटीज जो हैं उनसे वो मांग सकती हैं। अदर अथॉरिटीज जो है, मोस्ट बिजनेस इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री हैंडल क्लाइंट मनी, द एफसीए फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी and PRA Prudential Regulation Authority are public authorities that monitor and control the activities of our nation within the industry to protect client against failure or poor advice। जैसे बैंक्स वगैरह होते हैं, उनके पास लोगों का पैसा है, या बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड कर रही है, तो उसको फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी और प्रूडेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होती है वो मॉनिटर कर रही होती है कि वो क्लाइंट को कोई नुकसान ना पहुंचाए। चैरिटीज हैव एक्सेस टू पब्लिक मनी। इस तरह लोग जो चैरिटीज ओपन करते हैं, डोनेशन पे काम करते हैं, तो चैरिटी कमीशन जो है वो ये देख रहा होता है कि लोगों का पैसा कहीं मिस यूज तो नहीं हो रहा, अपने मकासद के लिए तो नहीं यूज कर रहे। यूटिलिटीज सच एज गैस एंड इलेक्ट्रिक प्रोवाइड नीड टू ऑफर अ रिलायबल, फेयर एंड सेफ सर्विस अक्रॉस द कंट्री। तो OFGEM जो है ये यूके की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट जो है वो गैस वगैरह प्रोवाइड कर रही है, लेकिन यूके में प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी और गैस प्रोवाइड करती हैं। तो OFGEM का जो काम है वो ये है कि उन्होंने लोगों को जो है वो क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं या नहीं की। Summary: in order to satisfy the relevant authorities, most organizations have to retain their accounting records and information for a minimum period, usually 7 years। कि उन्होंने अपनी इनवाइसेस वगैरह या वो रिकॉर्ड जो है वो 7 ईयर तक अपने पास रखना होता है। लेजिस्लेशन गवर्निंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब जो हर कंट्री है उसका एक अपना लॉ होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि यूके में कंपनीज एक्ट 2006 है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उससे ये होता है कि जो लोकल के कंट्री के अंदर जो कंपनीज काम कर रही हैं वो सारी की सारी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जब पूरा कर रही होती हैं, तो जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका जो ट्रस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो बेसिक जो पर्पज है वो ये है कि ट्रू एंड फेयर पिक्चर दें। लाइबिलिटी शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड, एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड, एक्सपेंसेस जो हैं वो जिस साल से रिलेटेड है उसी साल में ट्रीट हो जाएं, रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज होना चाहिए जब कंफर्म हो। तो ये सारी चीजें अगर हो रही हैं, कोई फ्रॉड ना हो, कोई एरर ना हो, मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए उसमें, ये सारी चीजें अगर हैं तो ट्रू एंड फेयर पिक्चर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर रही हैं। अब ट्रू एंड फेयर पिक्चर कैसे वो प्रोवाइड करेंगी? अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब हम क्या कर रहे हैं, IFRS को पढ़ रहे हैं मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। अब ये IFRS जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इसको फॉलो करना लाजमी नहीं है किसी भी कंपनी के लिए उस वक्त तक जब वहां की गवर्नमेंट खुद से उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर देती। जैसे पाकिस्तान में SECP है तो उसने ये मैंडेटरी कर दिया कि हर कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर करेगी। contain information of sufficient quality to satisfy the reasonable expectations of the user। अब इंफॉर्मेशन यूजर क्या है, कोई भी इन्वेस्टर है या लेंडर है, वो अगर कंपनी को लोन देना चाहता है या कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो क्या करेगा, कंपनी की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैं उनको यूज करेगा। तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो सफिशिएंट क्वालिटी की होनी चाहिए ताकि यूजर उस पर रिलाय कर सके। फॉलो जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस के जैसे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है तो ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिस है कि एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड एंड लायबिलिटीज शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड। और उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। मिस स्टेटमेंट दो वजह से हो सकती है, एरर्स की वजह से या फ्रॉड की वजह से। अब ऑडिटर का जो काम है वो बेसिकली यही होता है कि वो ये देखे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उनके अंदर कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, जितनी भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी वो प्रॉपरली प्रेजेंट की गई हैं और उनकी ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन नहीं की गई। अब अंडर कंपनी लेजिस्लेशन, डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ये डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज डेलीगेटेड विद इन द कंपनी टू द फाइनेंस डायरेक्टर और द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। असल में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये अथॉरिटी जो है वो आगे डेलीगेट की जा सकती है। If the financial director does not have skills to prepare the financial statements, an external accounting firm may be asked to provide assistance। तो इसको आउटसोर्स भी किया जा सकता है।
किसी एक्सटर्नल अकाउंटिंग फर्म से जो है अकाउंट प्रिपेयर करवाए जा सकते हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंप्लायंस फेलियर, अगर कंपनी जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती तो उसके क्या नतायज उसको भुगतना पड़ेंगे। फॉर अब फेलियर टू प्रिपेयर प्रॉपर काउंटिंग कीप प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, क्योंकि कंपनी के लिए ये जरूरी था कि वो एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए काउंटिंग रिकॉर्ड जो है उसको अपने पास रखे, या रेगुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दोनों की में अगर वो फेलियर होती है तो क्या होगा, इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट द ऑफ द डायरेक्टर्स, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल कौन थे, डायरेक्टर्स, हु कैन बी फाइंड फॉर फेलियर टू कंप्लाई, उन पे फाइन हो सकता है। शुड द कंपनी बी लिस्टेड इट मे बी हैव इट्स शेयर सस्पेंडेड बाय स्टॉक एक्सचेंज, अगर लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में तो उसके शेयर्स जो है उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी कि वो अब फ्यूचर में उस वक्त तक जब तक कंपनी जो है वो कंप्लाइंस फेलियर टू कंप्लायंस जो है उसको ओवरकम नहीं करती, वो शेयर्स ट्रेड नहीं होंगे। There may be further problems with the tax authorities if records are found to be inaccurate. If the tax authorities launch an investigation and discover that too little tax has been paid, then the company may be guilty of tax evasion. Tax evasion क्या होता है, टैक्स चोरी करना, विच इज इलीगल, उसके लिए भी क्या होगा, उसको फाइन हो सकता है। इफ द पुअर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मीन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू, क्योंकि एक बेसिक पर्पस था उनका, द कंपनीज ऑडिटर में गिव अ क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। अब क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट क्या है वो हम बाद में देखेंगे उसको। दिस कैन डैमेज द कंपनीज रेपुटेशन एंड मेक इट हार्डर एंड मोर एक्सपेंसिव टू रेज फाइनेंस। तो ऑडिटर क्या कर सकता है, वो क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट दे सकता है। क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है वो हम बाद में देखेंगे। फेलियर टू कीप एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड मीन दैट द कंपनी हैड इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एरियाज सच एज रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स। तो उससे क्या होगा, फेलियर टू पे सप्लायर्स ऑन टाइम में लीड टू लॉस्ट गुडविल। तो एक तो ये है कि वो रिक्वायरमेंट है लॉ की, उस पे फाइन भी हो सकता है कि अगर वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते। दूसरा, उसको इंटरनल प्रॉब्लम भी हो सकती है कि वो रिसीवेबल से इन टाइम पैसा कलेक्ट ना करे, पेएबल्स को इन टाइम पेमेंट ना करे। इंटरनेशनल रेगुलेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशन, इसके अलावा जो कुछ इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो कि अकाउंटिंग प्रोफेशन को डील कर रही होती हैं, उसमें एक बंदा ने जो क्वालिफिकेशन ली हुई है वो क्वालिफिकेशन जो प्रोवाइड करने वाली बॉडी है, जैसे सीए है पाकिस्तान में या एसीसीए है, तो उनकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि अकाउंटेंट को फॉलो करनी पड़ती हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो करना जो है वो अकाउंटेंट के लिए भी जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जरूरी है, अगर उनको लीगली जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है किसी भी कंट्री के अंदर। अब ये इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं वो बेसिकली, अब सबसे पहली बात है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फाउंडेशन develop and set a high quality, understandable and forceable and globally accepted financial reporting standard। पहला पर्पस इसका promote the use and rigorous application of these standards, promote करे, कंट्रीज को कन्विंस करे, डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट को कि IFRS को फॉलो किया जाए। टू टेक अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नीड्स ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज, कि उनकी क्या नीड्स हैं उसके मुताबिक जो है वो क्या करे, स्टैंडर्ड्स डेवलप करे या एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को अमेंड करे। ब्रिंग अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, अगर कोई मुल्क है उसके लोकल स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे यूएसए है उसके गैप है, तो ये IFRS फाउंडेशन का काम है कि उन दोनों में कन्वर्जेंस, बल्कि असल में यही हुआ था कि जो IAS थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनको आहिस्ता आहिस्ता IFRS में जब कन्वर्ट किया गया तो ये बेसिकली एक कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट था जिसमें IAS को जो है इन अकॉर्डेंस विद US गैप जो है वो किया जा रहा है। दूसरा जो है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, इज द इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी ऑफ द IFRS फाउंडेशन। IFRS फाउंडेशन की ही एक बॉडी जो है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। इट्स मेंबर्स आर रिस्पांसिबल फॉर डेवलपमेंट एंड पब्लिकेशन ऑफ IFRS एंड इंटरप्रिटेशन। तो बेसिकली वो जो IFRS फाउंडेशन है उसके ओवरऑल पर्पसेस में जो IFRS की डेवलपमेंट का जो पर्पस था वो बेसिकली कौन कर रहा है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी जो ये स्टैंडर्ड डेवलप की हैं उसमें बहुत सी चीजें होती हैं जो कि प्रॉपरली लोगों को समझ नहीं आ रही, उसकी इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी जो है रिव्यूज वाइड स्प्रेड अकाउंटिंग इश्यूज
in context of IFRS on timely basis and provides authoritative guidance on these issues कि जो भी इश्यूज हैं उन पे अपनी गाइडलाइन देती है. IFRS एडवाइजरी काउंसिल इज द फॉर्मल एडवाइजरी बॉडी टू IASB एंड IFRS फाउंडेशन. ये बेसिकली क्या कर रही है, एडवाइस दे रही है, एडवाइजरी बॉडी है. इट इज कंप्राइज्ड ऑफ वाइड रेंज ऑफ मेंबर्स हु आर अफेक्टेड बाय द IASB वर्क. जितने भी लोग हैं जो IASB के इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के काम की वजह से इफेक्ट हो सकते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं. एडवाइजिंग द IASB ऑन एजेंडा डिसीजन कि जो एजेंडा है जो मीटिंग का उसके डिसीजन के बारे में एडवाइस करता है. एंड प्रायोरिटीज इन देयर वर्क के कौन से काम पहले करने चाहिए. इन्फॉर्मिंग द IASB ऑफ द व्यूज ऑफ काउंसिल विद रिगार्ड टू मेजर स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोजेक्ट्स. काउंसिल जो है वो अपने व्यूज जो है वो IASB को बताती है कि हम क्या सोचते हैं एक पर्टिकुलर इशू के बारे में. गिविंग अदर एडवाइसेस टू IASB आर टू द ट्रस्टीज. बेसिकली जो ट्रस्टीज हैं IASB के जो उसको रन कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं IASB के एसेट्स को, उसको भी एडवाइसेस देती है. अब IASB जो है वो बेसिकली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो मेन स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है. IFRS फाउंडेशन के नीचे काम कर रही होती है. विच इज बेस्ड इन लंडन. इट हैज 14 मेंबर्स फ्रॉम 9 कंट्रीज. ये याद रखना है. IASB aim are to develop a single set of high quality, understandable and enforceable global accounting standards and to cooperate with national accounting standard setters to achieve convergence. दो काम है, एक तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट कर रही है और दूसरा जो है लोकल स्टैंडर्ड्स के साथ कन्वर्जेंस जो है ये भी IASB की ड्यूटी है. स्टैंडर्ड प्रोड्यूस्ड बाय द IASB, द फॉररनर टू द IASB आर कॉल्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड प्रोड्यूस्ड बाय ASB आर कॉल्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. IASC जो था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, उसके जो स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं. स्टैंडर्ड प्रोड्यूस्ड बाय ASB आर कॉल्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग standards. Collectively these are international accounting standards. तो अब ये है कि चूंकि वो IAS जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो रहे हैं IFRS में, तो IASC ने जो अकाउंट स्टैंडर्ड्स बनाए थे वो IAS है, अब वो IFRS है. Nearly 100 countries adopt international accounting standard and their national standards to bring into with the international standards. अभी तक जो है वो 100 कंट्रीज जो हैं वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कर चुके हैं. रेगुलेशन विद इन UK. अब UK के अंदर जो स्पेसिफिकली जो है वो कौन सी बॉडीज हैं जो कि कंपनीज को दिख रही हैं, तो FRSC फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल है. वन ऑफ इट्स सब्सिडरी कमेटीज द ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है. कंट्रोल्स द क्रिएशन ऑफ UK अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोन एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, खाली FRS कहलाते हैं. नोट दैट FRS रिप्लेस्ड मोस्ट of the earlier UK accounting standard known as standards of standard account statement of standards accounting practice SSAPs. However, any SSAP that have not yet been replaced by an FRS are still in force. तो UK के जो local standards हैं वो financial reporting standards हैं. Auditing practice board है which establishes standards and guidance for the auditing of companies के companies का audit कैसे किया जाएगा. प्रोफेशनल ओवरसाइट बोर्ड है जो कि पब्लिक की जो लेजिटिमेट पावर्स है उनको देख रहा होता है. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड एग्जामिन्स द अकाउंट्स ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वेस्टिगेट एनी फेलियर टू कंप्लाई विद अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग प्रैक्टिस. काउंटिंग एंड एक्टोरियल डिसिप्लिनरी बोर्ड विच एनफोर्सेस कोड्स ऑफ कंडक्ट के कैसे बिहेव करना एंड प्रोफेशनल बिहेवियर ऑन अकाउंटेंट्स. तो कोड ऑफ एथिक्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है या प्रोफेशनल बिहेवियर जो है अकाउंटेंट का वो क्या होना चाहिए, उसको कौन मॉनिटर कर रहा है. अकाउंटिंग एंड एक्टोरियल डिसिप्लिनरी बोर्ड.